गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। बढ़िया, आप लोग बताइए। बढ़िया, पेपर बढ़िया हो गया? चलो बढ़िया। हेडिंग डाल देते हैं अपन। अब नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। डाल दीजिए आप लोग हेडिंग, प्रकाश संश्लेषण। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर गिरता है तो पत्तियां जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं, हम सब जानते हैं। एक प्रकार से ये सकते हैं कि जो भोजन बनेगा वो कार्बनिक भोजन बनेगा। और आपको पता है कि पौधों द्वारा उत्पादित जो भोजन जो है वही हमारे इस पृथ्वी पर जीवन का आधार भी है, सब लोग जानते हैं। ये छोटी मोटी बातें हैं जिसको मतलब हमको अगर डिस्कस करने बैठे कि सब जानते हैं कि पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो स्वयं से मतलब क्या है? वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी प्रकाश ऊर्जा की सहायता से भोजन का निर्माण करेंगे, कार्बनिक भोजन का निर्माण करेंगे, जो कि इस पृथ्वी पर भोजन का आधार है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है उसमें पहली चीज तो ये है कि जितने प्रकाश संश्लेषण की वजह से आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही आवाज? आ तो रही है। अरे बेटा रुक। आ गई? चलो तो परिभाषा लिखते हैं, गौर कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ठीक है। वह फिजियोकेमिकल, मेरी एक बात को ध्यान रखना, फिजियोकेमिकल शब्द बोल रहा हूं। आपकी जो एनसीईआरटी में हिंदी में ना, यहां पर भौतिक रासायनिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मेरी बात सुन लेना, जो गलत शब्द है। फिजियोकेमिकल का मतलब जैव रासायनिक होता है। तो इससे बढ़िया ये अपन इंग्लिश में ही फिजियोकेमिकल लिख देते ना। हिंदी में अगर मैं जैव रासायनिक बोलूंगा और आप लोग बोलेंगे सर इंग्लिश में तो हमारे तो भौतिक रासायनिक लिखा हुआ है, तो क्यों मैं कंट्रोवर्सी करूं? मैं फिजियोकेमिकल ही लिख देता हूं, कहानी खत्म। वह फिजियोकेमिकल रिएक्शन या अभिक्रिया, ठीक है ना। वैसे फिजियोकेमिकल का मतलब सब जानते हैं,
जैव रासायनिक होता है, आपकी हिंदी के एनसीईआरटी में भौतिक रासायनिक शब्द का इस्तेमाल हुआ, इसलिए मुझे फिजियोकेमिकल ही लिखना पड़ रहा है ताकि अपन एक ही शब्द पे ध्यान दें। वह फिजियोकेमिकल अभिक्रिया जिसके द्वारा पौधे, ध्यान दीजिएगा, किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? CO2 तथा जल के संयोग द्वारा कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं। कार्बनिक भोजन के रूप में क्या बनेगा बेटा? ग्लूकोज बनेगा शुरू में, फिर वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में स्टोरेज हो जाएगा, का निर्माण करते हैं। साथ में क्या निकलती है? साथ में क्या निकलती है? साथ ही O2 उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। एटीपी नहीं बेटा, एटीपी नहीं वाजिद, एटीपी तो बाद में बनेगा जब रेस्पिरेशन होगा बेटा। आई बात समझ में? ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बाहर निकलेगी। यानी कहने का मतलब है, अगर सूर्य का प्रकाश अगर है, हाँ कोई बात नहीं बेटा, अगर सनलाइट है और वो अगर प्लांट्स पर गिर रही है तो प्लांट जो है क्या बना देंगे? फूड बनाएंगे। और ये जो प्लांट जो होंगे यही क्या होंगे? पृथ्वी पर भोजन का आधार होंगे। तो ये दो चीजें समझनी, एक तो पृथ्वी पर भोजन का आधार होगा, और दूसरा क्या होगा? O2 वातावरण में मुक्त। एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के दो फायदे हो गए ना, फोटोसिंथेसिस के दो फायदे हो गए। आई बात समझ में? अब अगर मैं रिएक्शन लिखता हूं, अच्छा आप इकोलॉजी पढ़ेंगे ना तो ध्यान रखना, सूर्य ही जितने भी इकोसिस्टम होते हैं ना पारितंत्र, उसमें ध्यान रखना है ऊर्जा का प्रमुख आधार है, अंतिम स्रोत यूं लिखा है। मैं लिख देता हूं, एनसीईआरटी में वहां पर लिखा है, पढ़ लेना चाहे इकोलॉजी में, सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अंतिम स्रोत से मतलब है जिसको मेन काम में लिया जाएगा, अल्टीमेट सोर्स जिसको कहते हैं ना अपन, अल्टीमेट सोर्स। ठीक है, मतलब मिलनी तो इसी से है। चलिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगर मैं रिएक्शन लिखूं प्रकाश संश्लेषण की तो बेटा दो लिखूंगा, एक तो मैं लिखूंगा जो होती है और एक लिखूंगा संतुलित, दोनों याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं एक, मेरे पास जगह कम है, मैं दूसरे पेज पे लिख दूं क्या? क्योंकि मुझे दोनों रिएक्शंस लिखनी है।
ये पेज डन कर दो तो बता देना। चलो रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। (6CO2 + 12H2O). इससे क्या होता है पता है? लास्ट में जो क्वेश्चन करते हैं ना अपन कि प्रकाश संश्लेषण में जल के कितने अणु काम आते हैं, तो समझ में आ जाता है, नहीं तो बच्चे फिर बगले ही झांकते हैं कि सर आपने तो 6 ही बताए थे, ये हुआ वो हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। C6H12O6 + 6O2 + 6H2। क्या क्या काम में आएगा इसमें? क्या क्या काम में आएगा इसमें बेटा? एक तो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और दूसरा क्लोरोफिल। आप क्लोरोफिल लिखो या क्लोरोप्लास्ट, एक ही बात है, क्योंकि हम सबको पता है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट नाम की स्पेसिफिक बॉडी के अंदर यानी कोशिकांगों में होता है। तो अगर मैं क्लोरोप्लास्ट भी लिख दूं तो गलत तो होगा ही नहीं। एक रिएक्शन और बना देते हैं। अगर मैं कहूं यहाँ 12H2 है या यहाँ पर 6H2 है, तो संतुलित अभिक्रिया जो होगी वो क्या होगी? जो हम जर्नली लिखते हैं, थोड़ा नीचे लिखूंगा क्योंकि मुझे और भी काम है। 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2, है ना। अब एक बात सुन लीजिएगा, जो मैं पहले आपको क्लोरोफिल में पढ़ाया था, तब क्लोरोप्लास्ट में पढ़ाया था मैंने था, प्रकाश संश्लेषण में दो घटनाएं होती हैं। एक होती लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशिक अभिक्रिया, और प्रकाशिक अभिक्रिया में जल जो होता है ना, उसका प्रकाशिक अपघटन होता है या जल का ऑक्सीकरण होता है, जो भी कहा जाए, याद कीजिए। इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, लाइट रिएक्शन। याद आया? हाँ, थाइलेकॉइड की झिल्ली में। अब वही तो चीजें पढ़नी है बेटा, है ना बेटा? यही चीजें तो पढ़नी है, यानी जल का प्रकाशिक अपघटन। एक तरह से ये और इसके बाद वाला चैप्टर ही है जो समझने वाला है। बाकी उसके बाद वाला समझने वाला तो है वो, लेकिन उसमें जैसे मिनरल न्यूट्रिशन में याद करने का काम ज्यादा था ना, ये तत्व तो ये करता है, वो तत्व, वैसे वहां हार्मोन का है, ऑक्सीजन ये करता है, जिब्रेलिन ये करता है, तो वहां भी अपन को वही तरीका लगाना पड़ेगा। फायदा होता है नहीं होता है पूछने से? जल का मैं यहाँ पर ऑक्सीकरण लिख देता हूँ ना। और ये दूसरी रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है? CO2 का अपचयन होता है, जिसको कहते हैं डार्क रिएक्शन, अंधकार अभिक्रिया। और इसमें होता है CO2 का अपचयन। बाकी बातें कहाँ होती है बेटा? हाँ, स्ट्रोमा में। इससे पहले कि इस चैप्टर की शुरुआत करें, हमें कुछ बिंदुओं को समझना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो मैं आपसे पूछता जाऊंगा, जवाब देते जाना। मुझे बताओ, अपचयी अभिक्रिया है या उपचयी अभिक्रिया है? अगर अपन नॉर्मली रिएक्शन को देखें तो कैटाबॉलिक है या एनाबॉलिक है? बेटा रिद्धिमा, मैंने ऑक्सीकरण अपचयन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया बेटा, मैंने कैटाबॉलिक एनाबॉलिक बोला है। रेडॉक्स बाद में पूछा मैंने पूछा। मैं एक होती कैटाबॉलिक, नहीं गलत रिद्धिमा,
मैंने ऑक्सीकरण अपचयन नहीं बोला, मैंने क्या बोला सुना नहीं तुमने? मैंने बोला कैटाबॉलिक है या एनाबॉलिक है। समझ में आया क्या रिधिमा? कैटाबॉलिक है या एनाबॉलिक? तो अब जवाब दो। ऑक्सीकरण अपचयन अलग अपनी जगह है, कैटाबॉलिक है। अपचय, अपचय और उपचय की परिभाषा भूल गए क्या? मैंने कहा था उपचय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिनमें छोटे अणु मिलकर बड़ा अणु बनाते हैं। अपचय अभिक्रिया होती है जिनमें बड़ा अणु छोटे अणु में टूटता है। फिर अब अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण अपचय और उपचय दोनों नहीं है, केवल उपचय होगा, ठीक है ना। वो रेडॉक्स दूसरे कंडीशन के लिए, ठीक है ना बेटा। तो पहली बात तो उपचयी यानी एनाबॉलिक, मैं लिखाई दे रहा हूं ना, गलती क्यों होगी। डन। किसी को कोई डाउट बेटा? रिधिमा क्लियर हुआ? चलो दूसरी चीज अब मैं पूछ रहा हूं, ऑक्सीकरण है या अपचयन है? अब जवाब दो। तो आप बोलोगे दोनों, क्योंकि रेडॉक्स है, जल का ऑक्सीकरण हो रहा है। आ गई ना बात समझ में? तो रेडॉक्स है। यानी ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों है। लिखने की जरूरत है क्या? रेडॉक्स तो जानते होगे, केमिस्ट्री में खूब पढ़ रखा है। तीसरा मुझे बताओ, ये प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है? ऊष्माशोषी है। शोषी क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश काम में आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एंडो थर्मिक या एंडरगोनिक। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और चौथी मैंने जो आपको बताई ना, फिजियोकेमिकल बोलना है ना अपन को। फिजियोकेमिकल भौतिक प्रक्रिया नहीं है, फिजियोकेमिकल है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, ठीक है। तो चौथा जो है ना, मैं फिजियोकेमिकल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी इंग्लिश में देखना, फिजिको शब्द है, फिजियो लिखा है। मैं एक मिनट चेक कर रहा हूँ, रुको, एक मिनट रुक जाना ना। अगर फिजिको शब्द लिखा है, नहीं तो फिर ठीक है, फिर भौतिक बोल सकते हैं फिर तो। एक मिनट, फिजिको है फिजियो, रुको, फोटोसिंथेसिस, इंग्लिश टर्म ठीक रहता है, हिंदी वाले में फोटोसिंथेसिस, एनसीईआरटी। रुक जाओ एक मिनट, क्या लिखा है वो शब्द एक बार देख लूं, कहीं हो सकता है कि फिजिको तो नहीं लिखा हुआ है, फिजियो लिखा है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो हिंदी में एनसीईआरटी ठीक कह रही है। तो अभी मैंने देखा था हिंदी में फिजिको लिख, ओहो फिजिको है बेटा। एक काम करो, एक काम करो, फिजिको लिखा है, अपने पहला पेज लिखा था ना, वहां पर एक काम करो, फिजिको कर दो, है ना, फिजिको कर दो, यानी मैं सही कह रहा था। फिजिको करो, है ना, फिजियो में तो भौतिक ही होगा ना फिर तो। इसको सही कर देना, फिजिको केमिकल। ठीक है, इंग्लिश टर्म में याद रखना, हिंदी में कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा अब सुनो, ये एक फिजिको केमिकल रिएक्शन मानी जाती है,
और एनसीईआरटी कह रही है इसमें कि प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है और फिर कार्बनिक भोजन का निर्माण हो रहा है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो एक लाइन लिख लो, उससे काम चल जाएगा। क्या काम चलेगा? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का किस ऊर्जा में परिवर्तन होता है? अगर ये लाइन लिखे नोट करके तो हाँ, ये लाइन याद रखना, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बाकी अपन बाद में बात कर लेंगे। चलो, यहां तक बात हो गई क्लियर? चलो, अब बेटा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया जो होती है, उसके लिए अगर मैं आपको कहूं, जैसे मैंने कहा था कि जल जो है उसका तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा और CO2 का अपचयन होगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल में O2 का स्रोत भी बन जाता है और साथ ही कार्बनिक भोजन का आधार भी होता है। तो इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, इस रिएक्शन को देख के बताओ, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं? पेज हटा दूं? हटा दूं क्या बेटा पेज? बोलिए। क्या क्या चाहिए? रिद्धिमा बताओ, क्या क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए? वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, CO2 चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, है ना? अब पुराने समय से ही ना बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ना अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते रहे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते गए, जिसमें एक प्रयोग था शबलित पत्ती प्रयोग। छोटी क्लास में आपने पढ़ा क्या शबलित पत्ती प्रयोग? है, जिसके अंदर ना धब्बे होते हैं पत्ती के ऊपर। नहीं सुना? उस पर अपन चर्चा करेंगे। पहले लिखो रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमें चार चीजों की आवश्यकता है। प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 व जल। अब कुछ पहले अपन ना प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ पुराने प्रयोग कर रहे हैं जो हमने छोटी क्लास में पढ़े, इन पे भी क्वेश्चन आता है बेटा, है ना? तो अपन कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रयोग। फिर इतिहास के बारे में बात करेंगे। इसमें अपन सबसे पहले जो बात करेंगे वो पढ़ेंगे अपन शबलित पत्ती प्रयोग के बारे में समझेंगे। ठीक है, एक मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, आप बना लेना, क्योंकि मैं बनाऊंगा कोई मतलब नहीं निकलेगा। रुको एक मिनट। ठीक है, और फिर मोल का आधिपत्य प्रयोग, दो प्रयोग करेंगे। एक तो शबलित पत्ती, शबलित पत्ती प्रयोग, और दूसरा है मोल का
आधी पत्ती प्रयोग, 4 पत्ती बोल दिया शायद मैंने, आधी पत्ती। पहले मैं रफली समझा दूं एक बार, है ना। एक बार ये दोनों लिख लो आप लोग। 1 मिनट रुकना, मैं निकालूं, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, है ना। दूसरे का चित्र पहले का है नहीं, पहले का चित्र ही नहीं है, छोड़ो। छोड़ो, लिखना पड़ेगा, नहीं है। चलो पहले समझा देता हूं, अपन को लिखना ही पड़ेगा, डायग्राम नहीं है, मुझे लगा डायग्राम बनवा रखा है मैंने। दूसरे वाले का है मोल वाला, वो भी बता दूंगा। चलो एक काम करते हैं, हम लोग ना 2 पत्तियां लेते हैं, ठीक है। पहला शबलित पत्ती प्रयोग ले लेते हैं। बेटा शबलित पत्ती का मतलब होता है ऐसी पत्ती जिस पर ना, जैसे हरी पत्ती उस पर पीले धब्बे हो, मान लो सपोज करो, ऐसी पत्ती को अपन शबलित पत्ती कहते हैं। मैं एक बार बना देता हूँ साइड में ऐसे रफली सी, कि इस टाइप की पत्ती होती है। एक पत्ती ले लो, इसमें 2 पत्तियां लेनी पड़ेंगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जिसमें बीच बीच में क्या है कि येलो स्पॉट्स होते हैं। चितकबरी जानते हो ना, चितकबरी। ये किसी घर में है क्या ऐसा कोई पौधा जिसके ऊपर ना पत्ती हरी हो, लेकिन ना बीच बीच में बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं। जैसे क्रोटॉन क्रोटॉन करके एक आता है पौधा, उसके अंदर ऐसा ही होता है, होगा शायद, देखना। कई होते हैं ऐसे, धब्बे धब्बे होते हैं, उसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं। ये मान लो अपने का ये शबलित पत्ती है। बेटा जहां पर ये स्पॉट दिख रहा है ना, येलो स्पॉट, पीले धब्बे, यानी ये पीले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वहां क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। ये समझ जाना। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2 पत्तियां ले लेते हैं शबलित पत्ती प्रयोग में। क्या करेंगे, 2 लीव्स ले लेते हैं, 2 लीव्स ले लो। एक लीव तो आपको लेनी है या तो शबलित हो, एक लीफ या तो कैसी हो, शबलित हो, धब्बे वाली हो, समझ रहे हो, कैसी हो, शबलित। या फिर, या फिर ऐसी पत्ती ले लो जिसको ना आपने काले कागज से ढक रखा हो, मतलब पत्ती हरी ले लो लेकिन उसको कागज, वो भी तो शबलित बन गई ना, ठीक है। या तो शबलित पत्ती लो, या फिर लो ऐसी पत्ती जिसे काले कागज से आंशिक रूप से ढका गया हो, समझना मेरी बात। तो वो भी तो शबलित ही बन गई। आई बात समझ में। और दूसरी पत्ती लो जो पूरी तरह से सनलाइट में हो, एक्सपोज्ड हो, ठीक है।
दूसरी पत्ती क्या लेनी है? ऐसी पत्ती जिसे पूरी तरह से प्रकाश में क्या बोलेंगे, एक्सपोज किया गया हो। एक्सपोज का मतलब उद्भासित किया गया हो। नंबर 1 लीफ, फर्स्ट लीफ ये है, और ये सेकेंड लीफ है। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। किया है कि केमिस्ट्री में पढ़ा स्टार्च आयोडाइड टेस्ट? स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, इसका स्टार्च आयोडाइड टेस्ट करेंगे। इसका भी स्टार्च आयोडाइड टेस्ट कीजिए। आई बात समझ में? अब मेरी बात को सुनना, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट जब करेंगे तो मेरी बात को समझना। शबलित पत्ती जो होगी ना, उसके अंदर जहां पर पीला स्पॉट है वहां पर पॉजिटिव टेस्ट नहीं आएगा। सुन रहे हो मेरी बात? लेकिन जो हरा वाला स्पॉट है वहां पर पॉजिटिव टेस्ट आएगा। मतलब इस जगह तो हरे वाले भाग में, हरे पार्ट में ग्रीन पार्ट जो दिख रहा है उसमें तो क्या आएगा, पॉजिटिव टेस्ट आएगा। और जो पीला जो स्पॉटेड पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट का मतलब है जब आप स्टार्च आयोडाइड टेस्ट डालेंगे ना तो वो हिस्सा नीला हो जाता है, नीला ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, जबकि ये सिस्टर कौन आ गया? अच्छा यस सर। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीले जो स्पॉट जो दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, आपको स्टार्च आयोडाइड टेस्ट नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, याद है क्या किसी को ये टेस्ट? स्टार्च आयोडाइड टेस्ट में क्या करते हैं, पहले पत्ती के ऊपर ना स्टार्च आयोडाइड सॉल्यूशन डालते हैं, उसको डालने के बाद में अल्कोहल में बॉईल करते हैं, और अल्कोहल में बॉईल करने के बाद में ही फिर देखते हैं कि नीला रंग आया है नहीं आया है। अगर जहां पर स्टार्च बना होगा वहां नीला आएगा, जहां पर स्टार्च नहीं बना होगा वहां पर नीला रंग नहीं आएगा। मतलब इसमें क्या करते हैं, अल्कोहल में बॉईल करना पड़ता है। ठीक है, और फिर चेक करना पड़ता है। तो मेरी बात को सुनिए, मुझे बताइए जिस पत्ती को पूरी तरह से प्रकाश में रखा हुआ था, ठीक है, जिस पत्ती को पूरी तरह से प्रकाश में रखा हुआ था उसमें पॉजिटिव टेस्ट आएगा नेगेटिव टेस्ट आएगा, मतलब स्टार्च की वजह से नीला रंग आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चलो मुझे बताओ, जिस पत्ती में आधा हिस्सा काले कागज से ढका और आधा हिस्सा काले कागज से नहीं ढका है, किस जगह पॉजिटिव टेस्ट आएगा, किस जगह नेगेटिव टेस्ट आएगा? जल्दी बोलो बेटा, ये पहले बचपन की कहानी है। हाँ, ब्लैक जो ढका होगा वहां नेगेटिव टेस्ट आएगा, और जहां पर मान लो अपन ने ढका हुआ नहीं एक्सपोज्ड है वो, हाँ। और जो शबलित पत्ती में कहां पर आएगा, शबलित पत्ती में जहां पर धब्बा है वहां पर, मतलब जहां पर अपन कह रहे हैं हरापन है वहां पर तो क्या जाएगा? तो यहाँ पर जो पॉजिटिव टेस्ट की वजह स्टार्च बनना है और नेगेटिव टेस्ट का मतलब स्टार्च ना बनना है। स्टार्च बनना
और नेगेटिव टेस्ट का मतलब स्टार्च ना बनना। ये तो निकला, ज्यादा डीप तो अपन लिखेंगे नहीं, तो इसका निष्कर्ष बस लिख देते हैं। इस प्रयोग का से क्या बात सामने आई, निष्कर्ष निकाल के बताओ। शबलित पत्ती प्रयोग जो है उसका निष्कर्ष क्या है, कौन बताएगा? देखो ये सब एनसीईआरटी में लिखी हुई बातें हैं, लेकिन आप तो जानते हो फिजियोलॉजी में किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक लाइन में कौन उत्तर दे रहा है? मोहम्मद पूरा उत्तर दो। अगर शबलित पत्ती प्रयोग कर रहे हैं, चाहे ये या कोई भी, उससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? मुझे तो निष्कर्ष बता दो। हाँ, इसका मतलब है हरे भाग में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और जो हरा नहीं हुआ फोटोसिंथेसिस है, तो इसका मतलब है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के अंदर केवल हरे भागों में प्रकाश की उपस्थिति में होती है। मतलब हरे भागों में होगी और प्रकाश की उपस्थिति में होगा। हरे वाले हिस्से में जहां पर प्रकाश गिरेगा वहां होगी, और जहां पर हरा नहीं है, जहां पर क्लोरोफिल नहीं है, वहां पर नहीं होगा। बस इतनी सी, प्रकाश भी चाहिए, दोनों काम होंगे। तो नोट करके भाई, काले कागज से ढकने का मतलब तो प्रकाश ना होना, और धब्बे का होना मतलब क्लोरोफिल ना होना, तो दोनों चाहिए। तो इससे ये क्या निष्कर्ष निकलता है? क्लोरोफिल भी और लाइट भी बेटा, रिद्धिमा, है ना। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के बताता हूं। एनसीईआरटी की लाइन देखो, इतनी सारी कहानी समझने के बाद में अपन को लाइन कितनी सी लिखनी है। आपने शायद शबलित पत्तियों अथवा उस पत्ती में जिसे स्टार्च में काले कागज से ढक दिया गया, आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया हो और प्रकाश में रखा गया हो, जिससे स्टार्च का बनना प्रयोग किया हो। स्टार्च के लिए इन पत्तियों के परीक्षण से यह बात प्रकट होती है। अब ये वाली लाइन लिखनी है अपन को। एक्सपेरिमेंट कितना छोटा लिख दिया एनसीईआरटी में, चक्कर आके गिर जाए। ढंग से लिख देता, इंग्लिश में फिर भी ठीक लिखा है। ये टू, इसमें क्या करते हैं, दो पत्तियां लो, एक पत्ती तो लो जो शबलित हो, या फिर उसका पत्ती का आधा हिस्सा काले कागज से ढकाओ, और दूसरी पत्ती वो लो जो पूरी तरह से प्रकाश में रखी गई हो, और फिर दोनों पत्तियों का स्टार्च आयोडाइड टेस्ट कर लो। इसमें क्या करते हैं, पहले स्टार्च आयोडाइड सॉल्यूशन में डालने के बाद अल्कोहल में बॉईल करते हैं, याद रख लेना, चाहो तो लिख सकते हो। और फिर क्या पता लगेगा, जो हरे वाले हिस्से होंगे और जहां पर सनलाइट होगी वहां पर स्टार्च मिलेगा, और जहां पर हरा हिस्सा नहीं है और जहां पर सनलाइट नहीं जा रही है वहां पर स्टार्च नहीं मिलेगा। तो जहां स्टार्च बनेगा वहीं पर पॉजिटिव टेस्ट आएगा। तो एनसीईआरटी की जो लाइन का रिजल्ट है वो लिख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश में पौधे के केवल हरे भागों में ही संपन्न होती है ना, ये वाली लाइन। तो निष्कर्ष निकला, प्रकाश संश्लेषण पौधे के केवल हरे भागों में ही प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, डन। अब दूसरा प्रयोग लिख रहे हैं, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये वेरी मोस्ट है, इस पे नीट में आ सकता है चांस। इससे किस बात का पता चलता है वो भी समझाऊंगा, और वेरी मोस्ट है। हटा दो बेटा पेज। यहां लिख दें, यहां से ना। मोल्स हाफ लीफ
एक्सपेरिमेंट। देखो पहली चीज तो हम क्या करेंगे, एक गमले में लगा हुआ पौधा लेते हैं जिसकी एक पत्ती को अपन एक बोतल में ऐसे डालेंगे कि उसका पत्ती का आधा हिस्सा बोतल में रहे और आधा हिस्सा क्या रहे, बाहर रहे। और बोतल के अंदर ना अपन केएच विलियन होता है ना, उससे मतलब डूबे हुए केएच विलियन से भरे हुए केएच का कॉटन डाल देंगे। कॉटन में मतलब केएच को कर देंगे, है ना। ठीक है। कोशिश करना कि जो पत्ती हो ना थोड़ी पतली ज्यादा हो। प्रयोग करना तो किसको है बेटा, अपन को तो नंबर लाने। नहीं बेटा। टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो आप, एक बोतल भी ले सकते हो। पतली पत्ती होगी तो टेस्ट ट्यूब में ही काम चल जाएगा। बोतल जानते हो ना, बोतल पे कॉर्क लगा रहता है। ऐसे करना है कि इस पत्ती का आधा हिस्सा तो बोतल के अंदर है और आधा हिस्सा बोतल के बाहर है। अदर पत्तियां भी होंगी। ठीक है। बोतल के अंदर हमको क्या रखना है, एक कॉटन डाल के रखनी है जिसमें क्यूएच विलियन भरा हुआ, मतलब क्यूएच से सॉक्ड हो वो, ये कॉटन। और इसको पूरे एक्सपेरिमेंट को अपन सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं। सूरज का प्रकाश देंगे एक तरफ से, यहाँ सूरज भाई साहब है और यहाँ से सूरज का प्रकाश मिल रहा है। ठीक है। एक बार बना लीजिए। चौड़े मुंह वाली बोतल या परख नली। ठीक है। ये KOH से भीगी। एक मिनट रुकना बेटा।
KH से भरी रुई। भरी बोलेंगे भीगी बोलेंगे? भीगी भरी क्या, भीगी। KH सॉक्ड कॉटन। अब बोतल में जो पत्ती है, अब अपन क्या करेंगे, कुछ घंटों के बाद में, कुछ घंटों के बाद में इस पत्ती को अपन निकाल लेते हैं। निकाल ले क्या? चलो निकाल लिया। अब आपको सबको पता है कि पत्ती का ये आधा हिस्सा ये वाला जो है ये बोतल के अंदर है। मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूं। और ये आधा हिस्सा है ना, ये है पत्ती के बाहर। तो ये हो गया, ये तो हो गया हाफ वन, आधी पत्ती वन, और ये हो गया हाफ टू। समझ रहे हो मेरी बात? हाफ वन कौन सा है? जो क्या था, बाहर निकला हुआ था, बाहर निकला भाग, ठीक है। और हाफ टू क्या है, जो अंदर था। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? इसका भी स्टार्च आयोडाइड टेस्ट करें, यानी स्टार्च और आयोडीन विलियन डालकर। मैं सब बता रहा हूं, चिंता मत करो देवेंद्र, बता रहा हूं, है ना। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। स्टार्च आयोडाइड टेस्ट इसका भी करेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। और इसका भी स्टार्च आयोडाइड टेस्ट करेंगे। पता है, इसमें पॉजिटिव टेस्ट आएगा। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब है नीला रंग आ जाएगा, सॉरी, इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसमें जो है नेगेटिव टेस्ट आएगा, यानी स्टार्च की प्रेजेंस अगर निकालेंगे तो इसमें स्टार्च एब्सेंट है। समझ लो। अब मेरी एक बात को सुनना, एक मेरी बात को सुनना। ये KH क्यों डाला गया उसकी वजह सुनना। वाजिद ने बोला, वही वाली बात बता रहा हूं मैं। अगर यहां पर बोतल में CO2 होगी ना, तो KH उसको अवशोषित कर लेगा। तो इसका कारण ये है, KH का कारण क्या, KH जो होता है ना, KOH जो है, यहां लिख दे रहा हूं, KOH परखनली में उपस्थित CO2 को क्या करता है, अवशोषित करता है। अब मेरी एक बात सुनो सब लोग, पहले पत्ती के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा बाहर वाला है। बताओ बाहर वाले को क्या क्या मिल रहा है, जल्दी जवाब दीजिए। क्या जल मिल रहा है?
ओके, क्या प्रकाश मिल रहा है? क्या क्लोरोफिल है उसमें? और क्या CO2 मिल रही है? लेकिन अगर अंदर वाले जो है आधा हिस्सा, उसको बताओ, क्या जल मिल रहा है? आलोक, जल क्यों नहीं मिलेगा बेटा? पत्ती से जल नहीं जाएगा क्या? है? भूल गए क्या जल अवशोषण वाला चैप्टर? अरे जल तो जड़ों से मिलता है, और कहां से मिलता है? तुम सोचो कि मैं डालता हूं सो रोज वो पानी वो मिलता है, ऐसे क्या आलोक है? आलोक, पौधे को तुम चाहे कितना ही रोज ऊपर से पानी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जड़ों में आना चाहिए पानी, है ना? ठीक है, तो जल तो मिल रहा है। चलो मुझे बताओ, क्लोरोफिल है क्या उसमें? क्लोरोफिल है क्या उसमें? बिल्कुल है। क्यों नहीं होगा क्लोरोफिल? पत्ती का भाग है तो। मुझे बताओ, प्रकाश मिल रहा है क्या? लाइट मिल रही है क्या? देवेंद्र, लाइट क्यों नहीं मिलेगी? मैं एक यहीं से उठा के बताऊंगा। अरे कांच की बोतल है, लाइट नहीं मिलेगी क्या? लाइट भी मिल रही है। क्या CO2 मिल रही है? CO2 नहीं मिल रही है। CO2 नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो KOH से भरी जो कॉटन है, उसने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये तो पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, ये नेगेटिव टेस्ट क्यों दे रहा है? बताओ, अंदर वाला भाग नेगेटिव टेस्ट क्यों दे रहा है? अरे बेटा, क्या लिखा है ऊपर? लिखा है चौड़े मुंह वाली कांच, चौड़े मुंह वाली बोतल। बोतल तो कांच की होती है ना। अच्छा, तुम प्लास्टिक की लगाओगे? अच्छा, तुम ज्यादा आगे निकल गए, इतना आगे नहीं जाना था। परखनली भी तो बोला है। तो सीधा सा इसका निष्कर्ष इतना सा याद रखना है, इसमें नीट में क्वेश्चन आता है और आएगा। मोल के आधिपत्य प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? तो बस इतना सा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। समझ में आई बात? क्योंकि इस जगह सब कुछ मिल रहा है, फिर भी स्टार्च नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है? CO2 की कमी है, इसलिए स्टार्च नहीं बन रहा है। निष्कर्ष लिखते हैं, प्रकाश संश्लेषण हेतु CO2 आवश्यक है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है। बताओ, कोई दिक्कत? ये तो हो गई बात इंट्रोडक्शन की। आपको पता है मेरी आदत, मैं एनसीईआरटी में चाहे इंट्रोडक्शन हो वो भी करवाता ही हूँ, क्योंकि जरूरी है कि अगर आप लोग अच्छे से कर लो तो आपको बुक ना पढ़नी पड़े। तो अब अपन बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण का इतिहास। अलग अलग समय पर अलग अलग आप मॉड्यूल पढ़ेंगे, तो हो सकता है जो मैं वैज्ञानिक बताऊं उससे एक दो ज्यादा मिले, वो आपकी इच्छा है। लेकिन जो एनसीईआरटी में जो वैज्ञानिकों के जो प्रयोग थे ना समय समय पर प्रकाश संश्लेषण के लिए, उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है बेटा? तो अपन को हेडिंग डालनी है, प्रकाश संश्लेषण का इतिहास, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द फोटोसिंथेसिस। मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो खोज हुई कि CO2 भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उससे समय समय पर क्या क्या चीजें हुई। अभी तक कोई परेशानी तो नहीं आ रही फोटोसिंथेसिस में? चलो, आएगी भी नहीं, देखते हैं। एक बार ये प्रकाश संश्लेषण और श्वसन हो जाए तो अपन लोग गंगा नहा ले। नहीं, 11th वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो जाएगा। ग्रोथ वाला भी करेंगे, 3 क्लास उसमें भी लूंगा, चिंता मत करो, कराऊंगा सब। लेकिन वो वैसा ही होगा जैसे थ्योरेटिकल वाला, अपन को बहुत रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। ये हार्मोन त्रिक प्रभाव कौन सा हार्मोन करता है, टमाटर में अनिषेक फलन कौन पैदा करता है,
कौन सा हार्मोन है जो कि दीप्तिकालिता के दौर के लिए उत्तरदायी है, ऐसी बातें बहुत करेंगे अपन, है ना। चलो देखेंगे। फिलहाल आप लोग, तो इसका मतलब दो ये होते ही मजा आ जाएगा। क्योंकि मजा कैसे आएगा, क्योंकि फिर अपन क्या पढ़ेंगे पता है, फिर अपन पढ़ेंगे 12th वाला फर्स्ट चैप्टर, जिसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा आता है। सेकेंड चैप्टर, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा आता है, कर चुके। तो एक तरह से जेनेटिक्स, मतलब उसके बाद जेनेटिक्स से ही एक तरह से टॉपिक चालू होगा, ये देखा जाए तो सही मायने में। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख दें। चलो, क्या बोल रहे हैं एमटीआर, क्या मैं समझा नहीं। सबसे पहले बेटा एक बात ध्यान देना, प्रकाश संश्लेषण का जो इतिहास है उसमें, अच्छा, मुझे तो रटो, रटना कहाँ हुआ बेटा, कहाँ हुआ रटना, बताओ मुझे। रटना तो कहीं नहीं है, बस ध्यान रखना है, उसको पढ़ना है, समझना, रटना कुछ ही नहीं है। हर किसी चीज का अपना एक महत्व है। उल्टा रटने में भूल जाओगे, डिस्कस करने में कभी नहीं भूलोगे। चलो, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है स्टीफन हेल्स, उन्होंने प्रकाश संश्लेषण को खोजा था। ठीक है, इतना सा ही लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा। स्टीफन हेल्स है ना, इनको ना फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहते हैं, आपने सुना होगा, है ना। तो ये है प्रकाश संश्लेषण के खोजकर्ता। आप इनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कह सकते हैं। चलो, दूसरा जो है, इस पर प्रयोग भी देखेंगे अपन, जिनका नाम था जोजेफ प्रिस्टले। जोजेफ प्रिस्टले, थ्योरी से पहले मैं एक बात समझाना चाहता हूं आपको। एक एक्सपेरिमेंट मैं दिखा रहा हूं, फिर अपन बातें करेंगे। पूरा लिखाऊंगा, चिंता नहीं करेगा, डायग्राम मुझे दोबारा ना बनाना पड़े। एक मिनट रुक जाओ। हम्म, मिल गया। आलोक, तुम लाल क्यों हो गए? चलो देखते हैं, इधर देखो। अच्छा, गलती से, चलो इधर देखो, आपको डायग्राम दिख रहा है क्या? पहले तो देखो डायग्राम। ये डायग्राम आपको बनाना भी है, देखना ही नहीं है। सुनो मेरी बात। जोजेफ प्रिस्टले ने क्या किया, गौर कीजिएगा। दो एक्सपेरिमेंट किए। एक मिनट रुको, गड़बड़ है क्या इसमें? सेम डायग्राम क्यों लग रहा है? एक में अकेला चूहा रखा था, ये क्या हो गया? नहीं, अच्छा तो है।
जलती मोमबत्ती रखी, हाँ सही तो है। हाँ ध्यान देना, उन्होंने एक बेल जार लिया, ध्यान रखना देवेंद्र, एक बेल जार लिया और उस बेल जार में एक चूहा और एक जलती हुई मोमबत्ती को रखा। सुनना मेरी बात, बेल जार में एक चूहा लिया और एक जलती हुई मोमबत्ती को रखा। आपको पता है जंतु जो होते हैं श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, पता है ना आप लोगों को। और जो कोई भी चीज जलती है तो जलने में O2 लेती है और CO2 छोड़ती है, सबको पता होगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ती गई, जिसकी वजह से चूहा तो बेचारा मर गया और मोमबत्ती बुझ गई। दुख मत करना बेटा, आगे एक्सपेरिमेंट और करेंगे। लेकिन प्रिस्टले ने क्या किया अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में, जो चूहा और जलती मोमबत्ती के साथ में एक पुदीना प्लांट को रखा। हाँ क्यों, हटा के कहा घर ले जाऊं? नहीं, इधर वो अपने खाली जगह है ना। 1 मिनट आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, है ना। बेटा डायग्राम बना लो जब तक। हाँ तो डायग्राम बना लिया। तो मेरी बात को सुन लीजिए पहले। जब उन्होंने जलती मोमबत्ती और जो ये चूहे के साथ में पुदीना का पादप रखा, ठीक है, तो ध्यान रखना चूहा भी मजे करता रहा और मोमबत्ती भी मजे करती रही। तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष बस इतना निकला, जो ये लाइन याद हो जानी चाहिए बेटा। नहीं बेटा, जार ओपन नहीं है, पूरा बंद है, चारों तरफ से बंद है बेटा, बंद है देवेंद्र, बंद है। बेलजार कहते हैं इसको, बेलजार।
ये बंद है बिल्कुल। तो मेरी एक बात सुनो, गौर करो जो मैं कह रहा हूं। प्रिस्टले का निष्कर्ष सुनो, ये बहुत मोस्ट है। प्रिस्टले का ये निष्कर्ष निकला कि पौधे उस वायु की क्षति पूर्ति करते, मेरी लाइन को सुनना, पौधे उस वायु की क्षति पूर्ति, फिर से मैं बोलूं, O2 कैसे जा रही है? O2 भाई, पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे, CO2 लेंगे, CO2 से O2। अरे भाई तुम भी मजे ले रहे हो क्या? भाई जंतु CO2 निकालेगा, पौधा O2 निकालेगा, तो आदान प्रदान नहीं हो रहा है क्या? वही तो बात सुनो, मेरी बात तो सुने बगैर कूद गए तुम ऐसे ही। मेरी लाइन तो सुनो, मेरी क्या, प्रिस्टले की लाइन सुनो मेरी बात। प्रिस्टले ये कह रहा है पौधे उस वायु की क्षति पूर्ति करते हैं जिसे एक जंतु और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देते। बताओ किसको कम किया था? जलती हुई मोमबत्ती ने किसको कम किया? एक जंतु ने, चूहे ने किसको कम किया? O2 को कम किया। और इसकी क्षतिपूर्ति कौन कर रहा है? इसकी क्षतिपूर्ति कौन कर रहा है? पौधा कर रहा है। बस, अब समझ में आया नहीं आया? ये लाइन अगर आ जाए ना कि प्रिस्टले का मतलब किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया, अपने बेल जार प्रयोग के द्वारा किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि पौधे जो है जंतुओं तथा जलती मोमबत्ती के द्वारा जो वायु जो निकल रही है उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं, तो प्रिस्टले नाम आएगा। मैं लिखा रहा हूं, पहले डायग्राम हो गया, इसमें आप चाहो तो लिख लेना। यहां पर तो लिखा हुआ है मोमबत्ती बुझ जाती है, देखो बुझ रही है ना, और यहाँ पर लिख देना मोमबत्ती भी जलती रहती है और चूहा भी जलता रहता है, मतलब चूहा भी जिंदा रहता है ना? चूहा जिंदा रहता है, मोमबत्ती जलती रहती है, या चूहा मर जाता है और मोमबत्ती बुझ जाती है। पहले लिख लो, फिर मैं अपनी थ्योरी को आगे लिख रहा हूं। लिखो। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण में वायु की भूमिका को समझाने के लिए प्रयोग किए, तो वो है प्रिस्टले। देवेंद्र, रैट की जगह फिश बन गई। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, कईयों ने तो शेर भी बनाया होगा, ऐसी बात थोड़ी है। क्या क्या जरूरत होती है देवेंद्र इस काम के लिए? क्वेश्चन अगर आ जाए तो बेलजार प्रयोग के लिए क्या क्या जरूरत होती है? तो एक बेलजार चाहिए, एक पुदीना पाइप चाहिए, एक जलती मोमबत्ती चाहिए और एक चूहा चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ दिखे? अच्छा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी 1774 में, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। लेवाशिए का भी नाम आता है शायद, जिसने शायद नाम दिया था या क्या, मुझे याद नहीं है। बेटा मोल का प्रयोग है ना, वो हम लोग नॉर्मली करते हैं, वो CO2 की आवश्यकता को बताता है हिमांशु, वो CO2 की आवश्यकता को बताता है। और यहाँ बताया जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में O2 विमुक्त होती है। वायु में ही तो है दोनों। चलो मैं लिख रहा हूं, फटाफट से लाइनें लिख देते हैं। पहली बात तो प्रिस्टले के लिए पहली लाइन क्या लिखोगे? उन्होंने 1770 में प्रकाश संश्लेषण हेतु, प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु की भूमिका को समझाने हेतु
अनेक प्रयोग किए। ठीक है, दूसरी चीज, इसके प्रयोग जो है, प्रिस्टले का जो बेल जार प्रयोग है उसके लिए रिक्वायरमेंट, प्रिस्टले के बेल जार प्रयोग, इसको बेल जार प्रयोग कहते हैं, हेतु आवश्यकताएं, याद हो जाना चाहिए। साथ में क्या क्या चाहिए, एक बेल जार, दूसरा एक पुदीना पादप, आप कोई और पौधा भी ले सकते हो बेटा, इसने तो वो लिया जो अंदर रख सके, एक चूहा और एक जलती हुई मोमबत्ती। सॉरी, मोमबत्ती। प्रिस्टले का निष्कर्ष क्या निकला, या प्रिस्टले हाइपोथेसिस ही लिख देता हूं ना, प्रिस्टले की परिकल्पना। मतलब इस प्रयोग से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष भी कह सकते हो। वेरी मोस्ट है इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूं, पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं, पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिसे जंतु यानी चूहा वह जलती हुई मोमबत्ती कम कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर कहानी यह है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालते हैं, ये मतलब निकल रहा है इसका, है ना, मीनिंग यही निकल रहा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। और एक बात और मैंने बताई जो नोट करके आपको लिखनी है, प्रिस्टले ने 1774 में क्या किया, O2 को खोजा, O2 की खोज की, ऑक्सीजन की खोज की। बताओ कोई परेशानी इन दोनों की बातों में। अब मैं एक बात बताते जा रहा हूं, कल मुझे याद दिला देना। ये जो प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट है ना, उसमें एक बात की कमी है, पता है क्या है, उसने इसमें ये नहीं बता पाया था कि ये जो बेलजार प्रयोग अंधेरे में होगा या नहीं होगा। उसने लाइट में रख के तो कर दिया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अगर अंधेरे में रखेंगे तो क्या होगा। तो एक तो ध्यान रखना, जॉर्ज इंजनहॉर्ज नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने यही प्रयोग है ना वो अंधकार में भी किया, मतलब प्रकाश में भी रखा और अंधकार में भी रखा। तो पाया कि अंधकार में अगर रखोगे तो ये पूरी बकवास जो कर रहा है ना प्रिस्टले, कुछ नहीं होगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा कि भाई पौधे अपनी प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता भी रखते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लेना। एक और प्रयोग उन्होंने किया था, उन्होंने हाइड्रिला नाम का एक पौधा लिया। सुनना मेरी बात, मैं डायग्राम से अगली क्लास में बताऊंगा। हाइड्रिला नामक पौधे को एक बर्तन में रखा और सूरज का प्रकाश डाला, तो पाया कि हाइड्रिला नामक पौधे की पत्तियों में जो है ना
आसपास में बबल आ गई है। देखा है कभी पौधा पानी के अंदर होता है तो उसके ऊपर बबल्स आ जाते हैं। अब उन बबल्स की जब जांच की तो पता चला क्या था, वो पता है उन बबल्स में क्या था? ऑक्सीजन थी। तो उससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पौधे के जो हरे वाले भाग होते हैं, हरे वाले भाग जो होते हैं, वे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। जॉर्ज इंजन होज का एक्सपेरिमेंट, तो जॉर्ज इंजन होज के इन दो बातों से पहले नीट में क्वेश्चन आया है कि वो कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश और हरे भागों का होना आवश्यक बताया। हरे भागों का मतलब क्लोरोफिल का होना आवश्यक बताया, तो वो है जॉर्ज इंजन होज। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा अगली क्लास में। क्या बेटा पेज कौन सा चाहिए वांचा? तो कल देखेंगे, लेकिन याद रखना, चाहो तो आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से, थोड़ा लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, बाकी पढ़ लेना, चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी अपन तो लिखेंगे अपनी तरीके से। ठीक है बेटा, चलो जल्दी जल्दी करते हैं और समेटते हैं 11th वाले पार्ट को। चलो बाय बेटा। बाय बेटा बाय।